हाँ जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज अपने जो सेकंड ग्रेड की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी अपन ने, उसका 8वां टेस्ट हुआ था और इस टेस्ट में जो सहयोग रहा है, आपके सामने जो हस्ती हैं, आप हैं विकास जाखड़ सर, सेकंड ग्रेड इंग्लिश के टीचर हैं आप, और पॉलिटिकल साइंस से लेक्चरर पोस्ट पर भी इनका सिलेक्शन हो चुका है, जो कि इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। मतलब जो होते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, आपको पता चल जाएगा इनके बारे में ज्यादा। जो मेरे लोकल एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे से जो परिचित हैं, वो सर को जानते हैं, मेरे साथ इनकी पोस्टिंग है। और आज का ये जो टेस्ट है, इसकी व्याख्या और आगे अपने प्रयास करेंगे। आप सब लोगों ने ऐसा जो फीडबैक हो वो फीडबैक देना और प्रयास करेंगे। इनके 2-3 मूल सब्जेक्ट हैं, जैसे ज्योग्राफी, इन्होंने आरएस की काफी समय तक तैयारी कर रखी है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश तो है ही इनके, इंग्लिश के तो ये हैं। और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में आपको जो भी आपको लगे कि ये टॉपिक सर से पढ़ना है, आप वो जरूर बताएं, ताकि सर को लगे कि हाँ डिमांड हो रही है, फिर अपने सर को कह के शुरू करवा देंगे। ठीक है, अच्छे से एंजॉय करना। पूरे प्रश्नों की जो है बहुत शानदार तरीके से व्याख्या, और व्याख्या क्या है, अपने जो किताबें लगती हैं, मूल किताबें, पूरे के पूरे तथ्य हैं सर मूल किताबों से हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। स्वागत है सर आपका प्लेटफॉर्म पर। विकास सर। धन्यवाद संतवीर जी, सभी को नमस्कार एक बार। आज संतवीर सर यूट्यूब चैनल पर हम जो टेस्ट नंबर 8 हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का जो एक समर चल रहा है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड टीचर वैकेंसी, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और वीडियो, पटवारी, फोर्थ ग्रेड, तो सभी के एग्ज़ाम शेड्यूल, ठीक है, भर्ती परीक्षाएं, और प्रतिभागी भी पूरे तन मन से इसमें लगे हुए हैं। तो लगातार रूप से मेहनत कर रहे हैं, और इसी कड़ी में एसएस एजुकेशन ऐप के ऊपर आप सेकंड ग्रेड जो टीचर वैकेंसी है उसके जो टेस्ट हैं उनको आप समय समय पर सॉल्यूशन करते हैं, उनका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलता है। तो इसी कड़ी के अंदर हम लेकर आए हैं जो अभी 2 मई को टेस्ट नंबर 8 हुआ था, उसका जो सॉल्यूशन है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपने जो उसमें सॉल्यूशन किया था, राजस्थान में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के संबंध में असंगत है। तो देखते हैं। तो ये तो कॉमन से फैक्ट हैं कि आप खुद जानते हो कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत थी वो 28 मई 1857 को नसीराबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। तत्पश्चात नीमच 3 जून 1857, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। उसके बाद में एरिनपुरा 21 जून 1857, एक बार के लिए रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोटा 15 अक्टूबर 1857, बिल्कुल ये भी सही है। और अजमेर में केंद्रीय कारागार में 9 अगस्त 1857 को क्रांति हुई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो निम्न में से जो असंगत है वो कौन सा है? एरिनपुरा में 21 जून को न होकर 21 अगस्त को ये क्रांति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से असत्य कथन है। असत्य कथन है तो 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये देखते हैं कि 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा पाली नामक जगह पर ठाकुर कुशाल सिंह ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था, तो ये बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट, 18 सितंबर 1857 चेलावास के युद्ध में विद्रोहियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मैकमोहन की हत्या कर शव आउवा के किले के ऊपर लटका दिया था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है कि 18 सितंबर का जो चेलावास का युद्ध हुआ था उसमें कैप्टन मैकमोहन की हत्या कर दी गई थी। और इस संदर्भ में अभी भी उस क्षेत्र में आज इस क्रांति को 160 से 70 साल हो गए हैं, फिर भी वहाँ एक लोकगीत भी प्रचलित है कि चंग बाजो, ढोल बाजो और बाजो बांकियो, और कैप्टन को मारकर किले पर टांकियो। तो
तो ये कहावत, ये लोकगीत आज भी वहाँ प्रचलित है। 3 नंबर कथन, चेलावास के युद्ध को गोरों और कालों का युद्ध भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ये भी सही कथन है। 4था नंबर कथन, ठाकुर कुशाल सिंह का जो अंतिम समय है नीमच में बीता। जी नीमच में नहीं बीता था, अंतिम समय इनका उदयपुर में बीता था और वहीं पर ही उदयपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो नीमच में इन्होंने आत्मसमर्पण किया था, जबकि अंतिम समय और मृत्यु थी वो कहाँ हुई थी ठाकुर कुशाल सिंह की? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 1857 की क्रांति में भाग न लेने वाले जो केंद्र थे उनका सही युग्म कौन सा है? तो इस संदर्भ में आते हैं कि जयपुर और जैसलमेर। जी पहला ही कथन है कि जयपुर और जैसलमेर दोनों रियासतें 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग नहीं लिया था, अंग्रेज सरकार का, ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था। जयपुर से जरूर 3 जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उन्होंने षड्यंत्र जरूर रचा था, जो 3 मुस्लिम क्रांतिकारी थे, सादुल्ला खां, ठीक है, विलायत खां, तो ये 3 क्रांतिकारियों ने विद्रोह जरूर किया था उस्मान खां, और जयपुर और जैसलमेर इस क्रांति से अछूती रही थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की? किस अंग्रेज अधिकारी ने तांत्या टोपे जो 1857 की क्रांति में राजस्थान आए थे, तो इनको फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो ये थे आपके कैप्टन शोवर्स, कैप्टन CL शोवर्स। इन्होंने बिल्कुल अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी और बताया कि इनके ऊपर क्यों राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया था, जबकि इन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था। और इस संदर्भ में उन्होंने कहा भी था कि आने वाली पीढ़ी इस संदर्भ में पूछेगी कि ठीक है, इस फांसी को स्वीकृति किसने दी और किसने इसकी पुष्टि की थी। तो बिल्कुल सही तरीके से ये आपके बुकों में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के शासकों के संबंध में सत्य विकल्प कौन सा है? 1857 की क्रांति के समय जो रियासती शासक थे उनके संदर्भ में सत्य विकल्प नहीं है, ठीक है, कि कौन कौन कहाँ का शासक था। तो वैसे इसको देख लेंगे इससे पहले, क्योंकि ये लंबी लिस्ट है लगभग 17 रियासतों की, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में एक छोटी सी ट्रिक है, तो उसके ऊपर अपने डिस्कशन करते हैं। ABCD बिल्कुल अपने बोलते हैं मत्स्य संघ वाले, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है, इनको एक करेक्टर मान लेते हैं ABCD। ABCD ने विनय जैसे, एक बार आपको लिख देता हूं, बाद में समझाता हूं। विनय जैसे मैड भगत को राम बंसल की पृथ्वी जाड़ू उदय के समय जैसल के रण में दी, जैसल के रण में दी। तो देखते हैं इससे अपने कितने रियासतों के शासकों के संदर्भ में अपनी जो बात है वो क्लियर हो पाती है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये ध्यान है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ABCD। तो उसी क्रम में चलेंगे, ठीक है। 1 नंबर अलवर, अलवर से कौन से थे? विनय सिंह, ठीक है। 2 नंबर भरतपुर, भरतपुर से कौन से? जसवंत सिंह, भरतपुर से कौन थे? जसवंत सिंह। 3 नंबर करौली, करौली से मैड से आप बनाओगे मदन पाल, करौली से कौन थे? मदन पाल। और 4 नंबर धौलपुर, धौलपुर से कौन थे? भगवंत सिंह, धौलपुर से कौन थे? भगवंत सिंह।
तो ABCD ये एक कैरेक्टर, एक चरित्र मान लो कि ठीक है, ABCD ने विनय जैसे, ठीक है, भगत, विनय जैसे मैड भगत कि ठीक है, जो भक्ति के एक तरीके से लीन हो जाते हैं, बिल्कुल पागल हो जाते हैं, तो विनय जैसा कोई मैड भगत था, उसको को राम बंसल की पृथ्वी झाड़ू उदय के समय जैसल के रण में दी। को से क्या हो गया आपका 5 नंबर कोटा, और कोटा में कौन थे? राम सिंह। कोटा में कौन थे? राम सिंह। अब नेक्स्ट बंसल, ठीक है, तो बंस से आपका क्या हो गया? बांसवाड़ा। बंस से हो गया आपका बांसवाड़ा, और लय से इसके कौन हो गए? लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में कौन थे शासक? लक्ष्मण सिंह, ठीक है, की से कुछ नहीं। पृथ्वी सिंह, नेक्स्ट आ गया आपका 7 नंबर पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह कहाँ के थे? झाड़ू से जा आपके निकला, और जा से मतलब झालावाड़। झालावाड़ में कौन थे रियासती शासक? पृथ्वी सिंह। और नेक्स्ट आपके 8 नंबर डू से डूंगरपुर, और डूंगरपुर में कौन थे? उदय सिंह। डूंगरपुर में कौन थे शासक? उदय सिंह। के से कुछ नहीं, समय कुछ नहीं। और जैसल से जैसलमेर में, जैसलमेर में रण से आपके क्या हो गया? रणजीत सिंह, ठीक है। तो 9 रियासतों के शासकों के बारे में आपके स्थिति क्लियर होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ABCD ने विनय जैसे मैड भगत को राम बंसल की पृथ्वी झाड़ू उदय के समय जैसल के रण में दी। तो एक दो बार वैसे इसको बोलोगे ना, जैसे बंसल ही अगर आपने दिमाग में छप गया तो बंसल से आपको पता चल जाएगा, बंस मतलब बांसवाड़ा, लय से लक्ष्मण सिंह, क्योंकि एक हल्का सा हिंट ही बहुत होता है। को राम, ठीक है, कोटा में राम सिंह, जैसल के रण 2-3 बार बोल के देख लेना, अपने आप ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, साउंड करेगा कि ठीक है, जैसलमेर में कौन थे? रणजीत सिंह। और डूंगरपुर में, ठीक है, उदय सिंह। इस तरीके से नेक्स्ट इसमें कुछ रियासतें और रहेगी, उनका और देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, 2-3 नाम आप ध्यान रखना, ठीक है। कॉमन अपने लोगों के नाम होते ही हैं, एक आधा को विचित्र नाम जरूर लग सकता है, क्योंकि ट्रिक बनाते हैं तो उसमें ऐसी दिक्कतें आ भी सकती है। जयराम, बुंदाराम, और एक नाम है उदय स्वरूप। ये तीनों एक तरीके से ये मान लो कि भाई थे, ठीक है, जयराम, बुंदाराम और उदय स्वरूप। इन्होंने क्या है, ने बीका सरदार, जयराम, बुंदाराम, उदय स्वरूप ने बीका सरदार को पैदल रोही में शिव से मिले। तो इससे देखते हैं अपने कितने क्लियर होते हैं। जयराम, तो बिल्कुल जय से जयपुर और राम से राम सिंह द्वितीय, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया जयराम से बन गया आपके जयपुर में राम सिंह। बूंदा से आपका क्या हो गया? बूंदी, और बूंदी में भी कौन थे? राम सिंह, ठीक है। यहाँ राम सिंह द्वितीय बिल्कुल अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट आपके उदयपुर में कौन थे? उदय स्वरूप से, उदयपुर में थे स्वरूप सिंह, ठीक है। और बीकानेर में बिल्कुल आपको पता ही है, फेमस थे सरदार सिंह। नेक्स्ट आपके पै से, अब ये वर्ड ही जैसे याद कर लोगे, पैदल, पै से प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ में कौन थे? दलपत सिंह, दलपत सिंह। रोही, जैसे रोही अपने खेत के संदर्भ में कह देते हैं, तो रोही में शिव, रोही से क्या बन गया आपके? सिरोही, ठीक है। और सिरोही में कौन थे आपके? शिव सिंह थे, सिरोही में आपके शिव सिंह। तो लगभग हो गए, कुछ 1-2 और आप बिल्कुल जोधा का तख्त, ये वर्ड याद कर लो, जोधा का तख्त 2-3 बार पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि जोधपुर में कौन थे? तख्त सिंह थे। जोधपुर में कौन थे? तख्त सिंह थे। और नवाब को टोका,
नवाब को टोका, तो टोंक में, टोका से टोंक, टोंक में नवाब वजीरुद्दीन, ठीक है। तो इस तरीके से अपने 17 रियासतों के आपने जो शासक थे उनको एक ट्रिक के माध्यम से एक बार में याद कर लिया। एक दो बार जैसे इनको जयराम, बुंदाराम, उदय स्वरूप, ठीक है, बीका सरदार, ये वर्ड आपके दिमाग में छप गए ना, पैदल, तो आपको वैसे प्रतापगढ़ दिखते ही दलपत सिंह, रोही से सिरोही, सिरोही में शिव सिंह, जोधा का तख्त यानी जोधपुर में तख्त सिंह, नवाब को टोका यानी टोंक में नवाब वजीरुद्दीन। तो अब देखते हैं, जोधपुर में तख्त सिंह बिल्कुल सही है। जोधपुर में तख्त सिंह बिल्कुल सही है। सिरोही में शिव, तो रोही में शिव, बिल्कुल ये सही है। प्रतापगढ़ में लक्ष्मण सिंह, पैदल। प्रतापगढ़ में दलपत सिंह बताया था, लक्ष्मण सिंह नहीं है, लक्ष्मण सिंह थे बांसवाड़ा में, बंसल, अगर आपको याद आ रहा है तो ये आपके असत्य हो गया, गलत हो गया। करौली में मदनपाल, तो ABCD। विनय जैसे मैड भगत, तो मैड यानी मदनपाल करौली में हो गए। और झालावाड़ पृथ्वी सिंह, ठीक है, पृथ्वी जाड़ू यानी झालावाड़, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। और भरतपुर में जसवंत सिंह, तो भरतपुर का आपने देखा, ठीक है। विनय जैसे ABCD, विनय जैसे मैड भगत, तो ठीक है, B से जसवंत सिंह आपके आ गया। तो इस तरीके से आपके कौन सा इसमें असत्य हो गया, 3 नंबर। और ये थोड़ा सा इसमें कथन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, लिखने में। एक और है, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह को राम बंसल की पृथ्वी जाड़ू, ठीक है, पृथ्वी जाड़ू ये सही है, ठीक है। भरतपुर का जसवंत सिंह तो सही है, थोड़ा सा इन कथन में गड़बड़ हो सकती है, तो कोई बात नहीं, इसको चेक कर लेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान, 1857 की क्रांति के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को दी गई अपनी सेवाओं के बदले में जयपुर महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय को सितार-ए-हिंद की जो उपाधि थी वो दी गई थी। और एक परगना था वो इनाम में दिया गया था, तो वो कौन सा परगना था, कोटपुतली, जयपुर का परगना इनाम में दिया गया था। तो याद करें, ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के एकमात्र शासक कौन थे जो विद्रोह का दमन करने के लिए राजस्थान से बाहर सेना लेकर गए थे? तो अच्छे तरीके से आपने याद भी कर रखा है, फेमस भी है ये, बीकानेर के सरदार सिंह। यानी ये कहाँ चले गए थे, यहाँ राजस्थान से बाहर पंजाब, सिरसा, हिसार इस क्षेत्र में चले गए थे। पंजाब में बाड़लू नामक स्थान पर ये चले गए थे अपनी सेना लेकर, ठीक है, और युद्ध का संचालन भी किया था। और बाद में इनको ब्रिटिश सरकार ने टिब्बी क्षेत्र के 41 जो गांव परगने थे वो उपहार में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति पे अगला क्वेश्चन है कि क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी, इनकी हत्या थी वो किस छावनी में की गई थी? इनकी हत्या किस छावनी में की गई थी? तो जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी, नसीराबाद, 28 मई 1857 से क्रांति शुरू हुई थी। कक्षा 9 की किताब में बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में दिया गया है कि मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या हुई थी। साथ ही साथ 2 और अंग्रेज अधिकारी थे, लॉक और हार्डी, ठीक है, लॉक और हार्डी, इनको घायल कर दिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। और ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है, ये भी स्पष्ट है कि इन चारों के अलावा क्रांतिकारियों ने रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। यानी इन चारों को हताहत किया था, 2 को मार दिया गया था और 2 ये घायल हो गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जो पॉलिटिकल एजेंट थे विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, तो उनके बारे में है, इनको ट्रिक के माध्यम से ही देख लेंगे। मेजर बर्टन कोटा में, बिल्कुल सही है। तो अगर वैसे याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, जो 6 या 7 जो भी है। लेकिन अगर नहीं याद हो तो जैसे बागड़ी में सीधा ही कहावत है कि ठीक है, बटको बोलते हैं कि वो मेरे बटको बोट गयो, ठीक है, बटको भर गयो। तो बटको यानी बर्टन कहाँ थे? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। बर्टन कहाँ के थे? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे।
होल का भरतपुर दिया है जी, भरतपुर नहीं है, ठीक है। जेडी होल कहाँ के थे? सिरोही के थे। जेडी होल पॉलिटिकल एजेंट थे सिरोही के। अब इसको याद करना है सीधे सीधे शब्दों में कि जो सीरो, ठीक है, जो व्यंजन है, जो ज़्यादा सीरा खा लेता है वो फिर हिलता नहीं है, हालता नहीं है, ठीक है ना। तो सीरो से आप जेडी होल कर सकते हो। सीरा जो खा लेता है, ज़्यादा खा ले, फिर वो हिलता नहीं है, हालता नहीं है, जो भी है। तो इस तरीके से आप इसको जेडी होल सिरोही एक दो बार जैसे बोल के देखोगे तो अपने आप ही आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इसमें गलत है। भरतपुर इन्होंने बोला है, तो भरतपुर में कौन थे? भरतपुर के सन, 2-3 बार बोल के देखना। भरतपुर के सन कौन थे? मॉरिसन। भरतपुर के सन मॉरिसन। तो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन। मैकमेसन, दिमाग में वैसे ही कहावत जचा लेना, मैकमेसन, यानी अगर आपको मेस से सामान लेके आना है तो आप कहाँ जाइए? जोधपुर जाइए। मेस से सामान लेके आना है तो जोधपुर जाइए। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। विलियम ईडन ये कहाँ के हैं? जयपुर के। तो ईडन नाम से एक क्रिकेट का फेमस ग्राउंड है, ईडन गार्डन, जो कलकत्ता में है। इसके संदर्भ में आप याद कर सकते हो कि क्रिकेट का जो ग्राउंड है वो कहाँ है? ईडन गार्डन कलकत्ता में है। और उसके जैसा ही, यानी जो राजस्थान में फेमस ग्राउंड है क्रिकेट का, वो कहाँ है? जयपुर में है, जो SM स्टेडियम है। तो ईडन गार्डन है, उसी की तरह जयपुर में भी अपने क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। तो ईडन कहाँ के थे? जयपुर के थे। और लास्ट एक इसमें लिखा नहीं हुआ, शॉवर्स, इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हो कि उदयपुर, ठीक है। शॉवर्स कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? उदयपुर के थे। शॉवर्स कहाँ के थे? उदयपुर के। उदयपुर झीलों की नगरी है और अक्सर यहाँ पर वर्षा होती रहती है, शॉवर्स यानी फुहारें पड़ती रहती है। तो उदयपुर में कौन हो गए? आपके शॉवर्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉलिटिकल एजेंट को आसानी से तैयार कर सकते हैं। एक आधी बार पढ़ के देखेंगे, इन लाइनों को ध्यान में देंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया क्रांति के बाद अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर के संबंध में असत्य कथन है। ये पहले जरूर ध्यान दे लें कि जो वोकैबुलरी बोली गई है, शब्दावली बोली गई है, वो क्या बोली गई है। सत्य पूछा गया है, असत्य पूछा गया है, सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, तो बिल्कुल उसको पहले ही आप अंडरलाइन कर लें ताकि आपको किस तरह क्वेश्चन आता हुआ भी आप कोई भूल ना कर दें। बच्चे कर देते हैं क्योंकि दबाव ही इस तरीके का होता है। अंटार्कटिक महासागर, इसे अंधा महासागर या आंध्र महासागर सॉरी भी कहते हैं। बिल्कुल सही है ये कथन। 2 नंबर, रहस्यमयी जो ट्रायंगल है, बरमुंडा ट्रायंगल, वो इसी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। बिल्कुल इसी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है, जिसमें मियामी जो फ्लोरिडा में है और बरमुंडा और प्यूर्टो, ये तीनों को मिला के ये एक रहस्यमय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो कहते हैं कि जो भी जहाज वगैरह गए हैं तो वो वापस नहीं लौटे। तो रहस्यमय ट्रायंगल, बरमुंडा ट्रायंगल अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। 3 नंबर कथन, 0 डिग्री अक्षांश, जो 0 डिग्री है, ठीक है, वो और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं, ये अंटार्कटिक महासागर में एक दूसरे से मिलती है। बिल्कुल ये कथन भी सही है। तो तीनों कथन आपके क्या हैं? सही है। और ये पूछ रहा है असत्य कथन है, तो ये बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी सत्य है, असत्य कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एस की आकृति वाला अंटार्कटिक महासागर की सबसे बड़ी विशेषता है। कौन सा जो कटक है जो एस की आकृति का है? वैसे तो अंटार्कटिक महासागर को एस की आकृति वाला महासागर बोलते हैं, लेकिन इसमें जो एक कटक है, उस कटक वो इस महासागर की सबसे बड़ी विशेषता है, एस की आकृति वाला। तो वो कौन सा है? मध्य अंटार्कटिक कटक। मध्य अंटार्कटिक कटक जो ऊपर आइसलैंड से लेकर दक्षिण तक है, मध्य अंटार्कटिक कटक। और इसे ये क्या है? अंटार्कटिक महासागर की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन रिपीट है ये।
बरमुंडा ट्रायंगल, ये पहले कथन में था, अब बिल्कुल आपके सामने ये क्वेश्चन ही आ गया कि बरमुंडा त्रिभुज या बरमुंडा ट्रायंगल कहाँ अवस्थित है। तो ये कहाँ है, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में है, लेकिन अटलांटिक महासागर में इसकी लोकेशन कहाँ है, तो पश्चिमी उत्तरी लिखा हुआ आ जाए चाहे उत्तरी पश्चिमी लिखा हुआ आ जाए, दोनों एक ही बात है। तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसकी जो लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है, यानी जो असत्य है वो कथन देखना है अपने को कि असत्य कथन कौन सा है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इसे उत्तरी अटलांटिक धारा भी कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक बहाव भी कहते हैं। तो पहला कथन, इसकी उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास से होती है, तो बिल्कुल सही कथन है ये। नेक्स्ट, यह गल्फ स्ट्रीम गर्म जल की जो धारा है उसके जल को यूरोप तक पहुंचाती है तथा गर्म धारा होने के कारण बिल्कुल हिम प्रवाह को ये रोकती है, अवरोध करती है, तो ये कथन भी सही कथन है। थर्ड नंबर, इसका सर्वाधिक जो लाभ है वो पुर्तगाल को मिलता है, ये पुर्तगाल को नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर इसकी बात करते हैं। और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के संदर्भ में अगला कथन है कि इसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। बिल्कुल यूरोप का कंबल इस उत्तरी अटलांटिक बहाव या धारा को कहा जाता है, जबकि इसका जो सर्वाधिक लाभ पुर्तगाल को न मिलकर किसे मिलता है, नॉर्वे को मिलता है। बिल्कुल ध्यान में रखें, तो इसका थर्ड नंबर कथन है वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सार्गेसो सागर, जिस महासागर में सार्गेसो संबंधित है, ठीक है, वह है कौन सा है, तो बिल्कुल सीधा सीधा ही है कि ठीक है, प्रशांत तो हो ही नहीं सकते, उत्तरी अटलांटिक की बात कर रहे हैं, यही आपके सिलेबस में था इस दौरान, तो उत्तरी अटलांटिक से संबंधित है सार्गेसो। सार्गेसो ये एक्चुअल में है क्या, सार्गेसो एक घास भूमि है, बिल्कुल ये थोड़ी ग्रीन है, यहाँ सार्गेसो वनस्पति की बहुलता पाई जाती है। तो दिखने में ये इसको लगता है कि ठीक है ये कोई स्थल भूमि का भाग है, लेकिन वास्तव में ये स्थल भूमि का भाग न होकर ये जलीय भूमि का ही भाग है। यहाँ सार्गेसो, सार्गेसम बोलते हैं जिसको, कहीं सार्गेसो लिखा हुआ आता है, इस वनस्पति की बहुलता है और इसी वजह से इस क्षेत्र को सार्गेसो के नाम से जाना जाता है और ये अटलांटिक महासागर का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिणी सैंडविच खाई, इसकी अवस्थिति कहाँ है, दक्षिणी सैंडविच गर्त बोल दो या दक्षिणी सैंडविच खाई, ये कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में ये स्थित है, अटलांटिक महासागर के बिल्कुल दक्षिण की ओर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है दक्षिणी सैंडविच खाई, तो ये दक्षिणी सैंडविच गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित है। राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा के पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद, यानी जो पहले स्थान पर रही थी वो पार्टी कौन सी थी, प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, सबसे पहले 1952 में, ठीक है। कितनी सीटों के ऊपर हुए थे, 160 सीटों के ऊपर हुए थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए थे वह था, तो इनका कई बार अवरोही क्रम भी पूछ लिया जाता है, पार्टी के हिसाब से भी पूछ लिया जाता है। तो प्रथम आम चुनाव या बीच के जो भी चुनाव जहाँ कुछ विशेष बातें थी वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ें, ध्यान दें। तो कांग्रेस को इस चुनाव में 82 सीटें मिली थी। उसके पश्चात जो ये बोल रहा है कि 2 नंबर पर जो पार्टी रही थी, देखते हैं कि किस किस को कितनी मिली थी। तो भारतीय जनसंघ जिसे 8 सीटें मिली थी, हिंदू महासभा 2 सीटें मिली थी, कृषिकार लोकपाल पार्टी इसे 7 सीटें मिली थी और राम राज्य परिषद इसे 24 सीटों के साथ ये दूसरे नंबर पर रही थी। सेकंड नंबर पे कौन सी रही थी, राम राज्य परिषद, नाम नहीं सुनते हैं अक्सर हम, ठीक है। तो राम राज्य परिषद सेकंड नंबर पे रही थी। तो क्रम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो सही तरीके से इसको ध्यान में कर लें। 160 सीटों पर ये चुनाव हुए थे। 16वीं विधानसभा,
ठीक है। 16वीं विधानसभा जो इसके अब मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी शर्मा, तो 16वीं विधानसभा जो 2023 में इसके चुनाव हुए थे उसके संदर्भ में असत्य कथन नहीं है। असत्य कथन नहीं है मीन्स सत्य कथन कौन सा है? भाषा की क्लिष्टता को बिल्कुल सही ढंग से समझें। कई बार आता हुआ क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं, सही तरीके से भाषा को नहीं पढ़ते हैं। तो कुल मतदान इसमें लिखा हुआ है कि 85.33%, 85.33% नहीं, कुल मतदान इसमें हुआ था 75.33%। ठीक है। नेक्स्ट सदस्य है महिला सदस्य, ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे। उसके बाद में भाजपा को इसमें 122 सीटें नहीं, बिल्कुल जो चुनाव हुए थे उन चुनाव में भाजपा को 115 सीटें मिली थी और बाद में उपचुनावों में 4 सीटें और भाजपा को मिली और 119 सीटें भाजपा को मिली हुई है। तो इसमें तो 122, तो ये भी क्या है आपके गलत है। ठीक है। आरक्षित सीट, ठीक है, रिजर्वेशन वाली सीट ये 75 नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है। रिजर्वेशन वाली सीटें कितनी हैं? 59। एससी को और एसटी को कितनी है ये पूछा हुआ भी है। ठीक है। एससी को 34 सीटें और एसटी को 25 सीटें रिजर्व है। ठीक है। टोटल 59 और बाकी बची जो 141 है वो सामान्य क्षेत्र के लिए है। तो 59 सीटें रिजर्व है। महिला सदस्यों की जो बात हो रही थी, महिला सदस्य, ठीक है, इसके संबंध में 2 चीज़ें देखने को मिलती है कि उपचुनाव से पहले कितने थे, उपचुनाव के बाद कौन है। तो उपचुनाव से पहले इसकी स्थिति थी कि 20 महिला सदस्य थी और वर्तमान में उपचुनाव के बाद में शांता देवी मीणा जो सलूम्बर उदयपुर से चुन के आई, उनके एक और जुड़ जाने से वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? महिला सदस्य संख्या 21 है। ठीक है। तो असत्य कथन नहीं है यानी सत्य है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महिला सदस्य 21 है, ये बिल्कुल सही है। और अन्य जो भी आपको है डिटेल में इनका बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान विधानसभा ने अब तक अपना पूर्व कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आदिनांक कितनी बार भंग की गई है, कितनी बार भंग हुई है? तो ये भी ध्यान में होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। 3 बार समय से पूर्व ये भंग हुई है, तो 3 बार बिल्कुल आपको ध्यान में होना चाहिए। कब? तो सबसे पहले 1967 छठी विधानसभा, ठीक है, छठी विधानसभा के संदर्भ में, ठीक है, जब भी हुई बिल्कुल आपको विधानसभा का कार्यकाल भी पता होना चाहिए कि 52 में पहली थी, 52 से आगे फिर 57 हो गई। ठीक है। 57 से फिर 62 से 77 में और 67 के बाद में आपके 72 और 72 के बाद में 77। उन्नीस 77 में जब जनता पार्टी शासन में आई थी तो उस समय छठी विधानसभा के समय आपके ये भंग हुई थी। तो बिल्कुल आप ध्यान में रख सकते हो 3 बार। ठीक है। 3 के आगे 3 का पहाड़ा बोलते हैं, तो 6 छठी विधानसभा 77 से जो 80 रही थी, 3 साल का ही कार्यकाल रहा था, तो उस समय ये समय से पूर्व भंग हुई। उसके बाद में छठी के बाद में 9वीं विधानसभा, ठीक है, 3, 6 और पहाड़े में क्या आता है? 9। ठीक है। 9वें का ध्यान रखना कि कब? 1990 से 92 जो बाबरी मस्जिद जो विध्वंस हुआ था उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और उस समय भी विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया था। और एक 7वीं विधानसभा का भी आप ध्यान रखना कि ये समय से पूर्व कुछ 1-2 महीने पहले इसको भंग कर दिया गया था, यानी छठी के तुरंत आगे। ठीक है। 80 से 85, तो 3 बार समय से पूर्व भंग कर दिया गया। 4 बार, बिल्कुल ये भी ध्यान रखें, राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है, 4 बार आपके राष्ट्रपति शासन लगा है। तो कुछ ये फैक्ट्स हैं, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आप दिमाग में क्लियर करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने सदस्य राज्य मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं? राज्य मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम और न्यूनतम दोनों का ध्यान रखें। 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, क्या बताता है कि कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? 15%। 15%। और राजस्थान में कुल विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200। 200 और 200 का 15% आपको पता है कितना होता है? 30। तो इसका सही सदस्य है कि मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 12 सदस्य हो सकते हैं। न्यूनतम कितने सदस्य? 12 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य विधानसभा का सदस्य न होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री या मुख्यमंत्री पद को धारण कर सकता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 6 माह तक इसका सही उत्तर है, वो क्या है? 6 माह तक सदस्य न होने के बावजूद भी क्या कर सकते हैं? मंत्री या मुख्यमंत्री पद को धारण कर सकते हैं। असंगत विकल्प, ठीक है, राजस्थान की जो विधानसभाओं के कार्यकाल और उनकी सदस्य संख्या, ठीक है, रही है, इनके संदर्भ में असंगत विकल्प कौन सा है? पहली विधानसभा पहले ही आपको बताया गया कि 1952 में हुई थी। 1952 से 57 सदस्य संख्या कितनी थी? 160। बिल्कुल सही है, 160 थी। दूसरी विधानसभा 52 के बाद में 5 साल बाद 57 और सदस्य संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 176, 176। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में तीसरी, ये भूल से लिखा हुआ है, चौथी विधानसभा 67 में, 67 में, और उस समय सदस्य संख्या कितनी थी? 184। चौथी विधानसभा के समय सदस्य संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 184 हो गई थी। और ये बोल रहा है 7वीं विधानसभा में सदस्य संख्या 200 हो गई थी, जो वर्तमान तक 200 ही है। बिल्कुल ये असंगत कथन है। 7वीं नहीं, 6ठी विधानसभा के संदर्भ में ही, 6ठी विधानसभा जो अभी आपने पढ़ा था 1977 से 80, उस समय सदस्य संख्या कितनी थी? 200, 200। और तब से लेकर अब तक, आगे परिसीमन आयोग 2026 तक बताया हुआ है, आगे जो भी होगी 200 सदस्य संख्या वर्तमान में भी राजस्थान की विधानसभा की है। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर से ये विधायक बने। पिछले कार्यकाल में ये शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं। तो विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्रिपरिषद की बात हो रही है तो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद आर्टिकल 164 164 में ये लिखा हुआ है कि राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्धि के सिद्धांतों के संदर्भ में असुमेलित हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत, और वैसे संतवीर सर के इसी YouTube चैनल के ऊपर भी आपको इसकी जो कक्षाएं हैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, और वैसे इनका जो एक सिंगल शब्द है, जो इंग्लिश का शब्द है, शब्दावली, वो बिल्कुल आप कंठस्थ रखें। बाकी हिंदी में नामकरण आपको इनके कई मिल जाएंगे। तो देखते हैं, आप ज़्यादा डिटेल्स आप वहाँ से पढ़ें, आप जो भी रेफरेंस गाइड बुक से जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ें। तो सिर्फ सिद्धांतों के संदर्भ में अपने बात करते हैं कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया था? द्विकारक सिद्धांत। 2 कारक बताए थे। इसमें बताया कि गिलफर्ड, ठीक है, असुमेलित है। तो पहला ही है असुमेलित, गिलफर्ड ने नहीं दिया था। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। तो ये आपके असुमेलित है, द्विकारक सिद्धांत। और इन्होंने 2 फैक्टर बताए थे, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक, सामान्य और विशिष्ट।
बुद्धि। दो इन्होंने कारक बताए थे। बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था, बिल्कुल ये सही है। इन्होंने बहुत सारे कारक बताए कि छोटे छोटे या और है बहुत सारे कारक बुद्धि के होते हैं, तो इस वजह से इसे अणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आ गया बहुबुद्धि सिद्धांत, ये गार्डनर ने दिया था, ये भी सही। और त्रिकारक या त्रितत्व सिद्धांत, ठीक है, बाद में इसमें संशोधन करके स्पियरमैन ने एक और सिद्धांत दिया था जिसे त्रिकारक या त्रितत्व सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर आपके हो जाएगा द्विकारक सिद्धांत, गिलफर्ड ने देकर स्पियरमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय या थ्री डायमेंशनल सिद्धांत बोल दो, गिलफर्ड ने दिया था, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो ये त्रितत्व, त्रिआयामी, तो इनके जो आप मुख्य इंग्लिश वर्ड हैं या ठीक है इनको सही तरीके से पढ़ लें, कंफ्यूज ना हो। गिलफर्ड ने दिया था 2 नंबर समूह खंड सिद्धांत, ये किसने दिया था? समूह सिद्धांत बुद्धि के संदर्भ में थ्रस्टन ने दिया था। ठीक है, कई समूहों का ये योग होती है। और नेक्स्ट आपके आ गया मनोसामाजिक सिद्धांत, टर्मन ने नहीं दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था आपके एरिक्सन ने, एरिक्सन या एरिक्सन, ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम, ये सिद्धांत आशुबेल ने दिया था, तो ये भी सही है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये सी नंबर आपका सही नहीं है, एरिक्सन ने दिया था ना कि टर्मन ने। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि का विचार, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा। बुद्धि लब्धि का विचार यानी आईक्यू शब्द की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो अल्फ्रेड बिने ने दी थी 1905 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 18 है तो उसका आईक्यू क्या होगा? तो इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र भी आपको वैसे ध्यान होगा, ठीक है, मेंटल एज बटे में क्रोनिकल एज, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, तो 20 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु क्या है? 18। ठीक है, तो 18, वास्तविक आयु क्या है? 20 इंटू 100, ठीक है, 5 पर कटा और आंसर क्या है आपकी 90। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं। सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, इस संकल्पना के प्रणेता कौन थे? प्रणेता, तो प्रणेता पहले ही पीटर साल्वे और जॉन मेयर, पीटर साल्वे और जॉन मेयर सांवेगिक बुद्धि संकल्पना के प्रणेता हैं। डेनियल गोलमैन, ये भी इसमें फेमस नाम है, इन्होंने इसी सांवेगिक बुद्धि शब्द को क्या किया था? बहुत ज़्यादा फेमस किया था, तो इनका नाम भी इस क्षेत्र में प्रमुखता से लिया जाता है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। क्रिएटिविटी का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो ये क्या है आपके अपसारी चिंतन से। ठीक है, 2 तरह के चिंतन हो गए, अपसारी और अभिसारी। ठीक है, एक तो जिसमें क्या हो, आप विकेंद्रित रूप से, डाइवर्जेंट थॉट जिसे बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें क्या हो आप विकेंद्रीकृत रूप से सोचते हैं और एक केंद्रीकृत रूप से सोचते हैं। तो सृजनात्मकता विकेंद्रीकरण का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता का तत्व नहीं है तो धारा प्रवाहिकता बिल्कुल सृजनात्मकता का ही पार्ट है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो क्रिएटिविटी ला सकता है अपने कार्य के अंदर। मौलिकता, नवीनीकरण होना चाहिए, जबकि स्मृतिकरण, किसी चीज़ को याद करना, ये सृजनात्मकता का भाग नहीं है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खलकानी माता, खलकानी माता का गर्दभ मेला जयपुर में
जिले के किस गांव में आयोजित होता है? तो ये आपके राजस्थान जीके की जो बुक है उनके अंदर दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है भावगढ़-बंध्या। भावगढ़-बंध्या गांव में खलकानी माता का गर्दभ मेला भरता है। तो 500 वर्ष पूर्व जो चंद्रा मीणा था उसको युद्ध में हराया गया था, उसी खुशी में ये मेला शुरू हुआ था। भावगढ़-बंध्या गांव में ये मेला भरता है जयपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, आप अच्छे तरीके से याद भी किए होंगे। जीर्ण माता का मेला, ठीक है, कहाँ है? सीकर में है। भरतरी का मेला अलवर में है। स्वाई भोज का मेला और डिग्गी कल्याण जी का मेला। स्वाई भोज नहीं है, यहाँ पे महावीर जी का मेला, ठीक है, महावीर जी का मेला ये करौली में है, ठीक है, और डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखें, टाइपिंग एरर भी हो जाती है। बैलाड़ी मेला, बैलाड़ी नहीं बैलगाड़ी, बैलगाड़ी मेले के रूप में किस मेले की ख्याति है? बैलगाड़ी मेले के रूप में किस मेले की ख्याति है? तो शीतला माता का मेला जो जयपुर में बढ़ता है उसे बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोग वहाँ पुराने समय से बैलगाड़ी पर भर भर के यहाँ जाते थे, तो तब से इस मेले का नामकरण भी बैलगाड़ी मेले के रूप में इसको जाना जाता है, इसकी ख्याति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मेले के शुभारंभ में रथ यात्रा के पूर्व पहले चरमकार के वंशजों का हाथ लगाने की परंपरा है? किस मेले में है? तो सीधा फैक्ट की बात है, श्री महावीर जी का मेला जो करौली में बढ़ता है। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जो एसडीएम होते हैं वो इस मेले का शुभारंभ करते हैं। तो चरमकार के वंशजों का हाथ लगाने की परंपरा इसी मेले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कोडामार होली भिनाय अलवर में बिल्कुल सही है। भगोरिया होली ये मेवाड़ क्षेत्र में खेली जाती है। लठमार होली ये करौली महावीर जी में खेली जाती है, जबकि पत्थरमार होली ये बीकानेर में न होकर बाड़मेर में खेली जाती है। पत्थरमार होली कहाँ खेली जाती है? बाड़मेर में खेली जाती है। इसमें इलोजी की बारात भी निकाली जाती है। तो ये आप जो स्थानीय मेले वगैरह त्यौहार पढ़े होंगे तो उसमें आपने अध्ययन किया होगा। नेक्स्ट, गणगौर पर्व। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का जो नाम प्रयुक्त होता है, गिंदोली का जो नाम प्रयुक्त होता है, यह गिंदोली कौन थी? तो यह गिंदोली कौन थी? अहमदाबाद के सूबेदार थे महमूद बेग, उनकी बेटी का नाम था, पुत्री का नाम था। तो ध्यान चल जाएगा। गणगौर पर्व के दौरान गीत में गिंदोली जो नाम प्रयुक्त होता है वो कौन थी? अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। कृषि के संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य जैविक खेती यानी पूर्णतः रासायनिक उर्वरक का उन्होंने त्याग कर दिया है, तो दुनिया का पहला राज्य बन गया है। तो ऐसा कौन सा है? सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य जैविक खेती को अपनाने वाला राज्य है। सुमेलित नहीं है। सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है? माना और नीति दर्रा, दर्रे और उनकी स्थिति। तो माना और नीति उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। आगे बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा कहाँ है? ये अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, तो इनको सही तरीके से कंठस्थ कर लेना। अरुणाचल प्रदेश में। जलेपला, इसकी अवस्थिति कहाँ है? सिक्किम के अंदर है। जबकि सिपकिला जम्मू कश्मीर में न होकर कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और भारत में सतलज नदी है वो यहीं से प्रवेश करती है। तो थोड़ा ध्यान रखना, सिपकिला दर्रा क्या है, क्या महत्व है इसका। नेक्स्ट, कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट का भाग नहीं है, यानी वो पूर्वी तट का भाग है। तो काठियावाड़ का तट, ठीक है, पश्चिमी तट।
काठियावाड़ का तट पश्चिमी तट का ही भाग है, कोंकण तट, मालाबार तट, तीनों ही पश्चिमी तट के भाग है, जबकि कोरोमंडल का जो तट है वो पूर्वी तट का भाग है। ठीक है, पूर्वी तटीय क्षेत्र का भाग है। ये आंध्र प्रदेश से शुरू होकर, ठीक है, और तमिलनाडु तक विस्तृत है। तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है कोरोमंडल तट, तो पूर्वी तट का हिस्सा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। मांड गायकी, करंट के जो क्वेश्चन, मांड गायकी को देश और दुनिया में पहचान दिलाने वाली राजस्थान की किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो जयपुर निवासी बतूल बेगम, बतूल बेगम को पद्मश्री की घोषणा की गई। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, मांड गायकी के क्षेत्र में फेमस थी। वर्षा जल सहेजने के लिए राज्य में कौन सा अभियान संचालित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कर्म भूमि से मातृभूमि। बिल्कुल आपको ये थोड़ा लगेगा कि ठीक है, शब्दावली से मैच करता हुआ नहीं है वर्षा जल और कर्म भूमि से मातृभूमि, लेकिन सही उत्तर क्या है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने राज्य की किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया है? तो राजस्थान की निर्वाचन आयोग ने किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया है? तो बिल्कुल ये फेमस भी रही है ये पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसे बीएपी की रूप में भी अपने जान सकते हैं। वर्तमान से इसे राजकुमार रोत एक सांसद तथा 4 विधायक है, और राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और भाजपा के बाद, भाजपा 1 नंबर, कांग्रेस दूसरे नंबर और भारतीय आदिवासी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया मरु उड़ान कार्यक्रम किस जिला प्रशासन की अभिनव पहल है? मरु उड़ान कार्यक्रम बाड़मेर की ये पहल है। मरु से आपको वैसे पता चल जाएगा कि ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्र में ये शुरू किया गया है। ठीक है, और किसके लिए, किस क्षेत्र में? महिला सशक्तिकरण के लिए। बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस कार्यक्रम की जो 10वीं वर्षगांठ थी, उसमें विज्ञान भवन दिल्ली में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो बाड़मेर जिला प्रशासन की ये अभिनव पहल है। लाडेसर अभियान, लाडसर नहीं लाडेसर अभियान का संबंध है, लाडेसर अभियान का संबंध जयपुर से है। ठीक है, और जयपुर में इसकी शुरुआत की गई। कुपोषित और जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए इस योजना की, इस अभियान की शुरुआत की गई। और इस अभियान के तहत क्या है, उनको एक लाडेसर किट दी जाती है। तो लाडेसर अभियान का संबंध किससे है? कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार से। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, बिल्कुल ये आप पढ़ते हो कई जो कृषि क्रांतियां रही है। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, बिल्कुल सही है। गोल क्रांति आलू, ठीक है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। 3rd नंबर श्वेत क्रांति, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और 4th नंबर आपको डी ऑप्शन है बादामी क्रांति, जूट उत्पादन से। तो ये आपके गलत है, बादामी क्रांति जूट उत्पादन से न होकर मसाला उत्पादन से संबंधित है, मसाला उत्पादन से संबंधित है। जबकि जूट उत्पादन से जो क्रांति संबंध है वो है स्वर्ण रेशा क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति। रेशा से आपको पता चल जाएगा कि ठीक है वो जूट उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो इसका सही उत्तर है कोयम्बटूर, तमिलनाडु। यहाँ सूती वस्त्र की सबसे अधिक मिलें हैं, सूती वस्त्र की मिलें दक्षिण भारत में, तो इस वजह से इसे कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? सेवा क्षेत्र लिखा है, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी बिल्कुल सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। भारतीय रेलवे ये भी एक सेवा है।
रासायनिक उर्वरक, ये सेवा के अंतर्गत न होकर ये क्या है, आपके उद्योग है। ठीक है, और पर्यटन और आतिथ्य ये भी आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका शामिल कौन सा नहीं है, रासायनिक उर्वरक। शिवालिक पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला से निकलकर तीव्र जल धाराओं के अपर्दन से निर्मित भूमि को, अपर्दन से निर्मित जो तीव्र जल धारा है उनके अपर्दन से जो कटकर जो भूमि निर्मित होती है, उस निर्मित भूमि को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है उसे चोस कहा जाता है। और पंजाब के होशियारपुर में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, होशियारपुर पंजाब में ये निर्मित भूमि सर्वाधिक पाई जाती है, चोस भूमि। निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। देखते हैं कौन सा असत्य है, सत्य नहीं है। पहला, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है, तो बिल्कुल इसकी अवस्थिति 10 डिग्री चैनल की यही है, लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य, बिल्कुल सही है। 2 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप, कोच्चि केरल में बसा है, तो इसका सही उत्तर कोच्चि केरल नहीं है, ये असम में बसा है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बसा है, तो इसका ये कथन आपके सत्य नहीं है, असत्य है। तीसरा देखते हैं, छोटा नागपुर का पठार, इसका जो विस्तार है झारखंड व पश्चिम बंगाल में है, तो ये कथन भी आपके सही है। और नेक्स्ट है आपके दक्कन के पठार का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र राज्य में है, तो ये भी कथन आपके सही है। तो जो कौन सा कथन सही नहीं है, बी नंबर जो आपके ऑप्शन है ये आपके सही नहीं है। एक क्वेश्चन इस में आया नहीं है जो आपने 1857 की क्रांति के संदर्भ में एक और आपने देखा था कि कौन सा कथन असत्य है 1857 की क्रांति के संदर्भ में। 1857 की क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो उसमें आपने 4 ऑप्शन आपने देखे थे। 4 ऑप्शन में से आपने देखा कि टोंक में जो विद्रोही सेना उसका नेतृत्व किसने किया था, तो टोंक में मीर आलम खां। ठीक है, ये कथन था एक, ये सही है। ठीक है, एक कथन आपने देखा था, क्रमांक आगे पीछे हो सकते हैं ABCD, लेकिन आप इनको देख लेना। एक कथन था कि जो नसीराबाद में 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, मार दिया गया था, स्पॉटिसवुड और न्यूबरी, और उनके अलावा हार्डी और एक और क्या नाम था, लॉक और हार्डी। लॉक और हार्डी ये घायल हुए थे, तो ये भी आपको बताया कि ये 4 थे, 2 को मार दिया गया था, 2 घायल हुए थे। इनके अलावा बिल्कुल रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई गई थी। एक 3 नंबर कथन आपने देखा था कि अंग्रेज़ों ने आउवा पर होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आधिपत्य कर लिया था, अधिकार कर लिया था, तो ये कथन आपके असत्य है। 20 जनवरी को आक्रमण किया था, लेकिन आधिपत्य कब किया था, 24 जनवरी को। इसका सही उत्तर क्या है, 24 जनवरी 1858। ठीक है, 3 थे, एक 8 सितंबर आपने देखा, एक 18 सितंबर देखा, और एक आपके इसमें 20 जनवरी को न करके 24 जनवरी 1858 को अधिकार किया था। चौथा कथन और इसमें आपने था कि जयपुर से जो षड्यंत्र रचने वाले थे 4 लोग 3 लोग जो भी नाम दिए, उसमें एक विलायत खां, ठीक है, सादुल्ला खां, और एक नाम और था, ये मोमडन नेम थे। तो इनके संदर्भ में ये आ जाता है कि इन्होंने षड्यंत्र रचा था, और इनको अपने समझ लेते हैं कि मुस्लिम थे, तो हो सकता है ये टोंक रियासत से थे, क्योंकि जयपुर में तो क्रांति हुई नहीं थी, इन्होंने षड्यंत्र रचा था, तो ये कहाँ के थे, जयपुर के थे, तो ये भी कथन सही है। तो असत्य कथन कौन सा हो गया आपके,
आउवा का, जो 24 जनवरी 1858 को अधिकार किया गया था। तो इस तरीके से ये आपके पेपर नंबर जो 8 नंबर टेस्ट पेपर था उसका सॉल्यूशन उन्होंने देखा। आगे इसी कड़ी के अंदर जो 10 मई को नेक्स्ट पेपर इसका आए, 8 मई को इसका नेक्स्ट पेपर है, तो उसके बारे में भी अपने देखेंगे समय आने पर। लगातार तैयारी करते रहिए, ठीक है, परिश्रम करते रहिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जिस भी तैयारी से आप जुड़े हुए हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े रहिए, अपने तैयारी को सही तरीके से अंजाम दीजिए। 2 शब्दों के साथ कि मैदान में अगर कोई हार जाए, कि मैदान में हारा हुआ तो फिर से जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाए वो फिर नहीं जीत सकता। तो अपने को मन से हार नहीं माननी है, बिल्कुल डटे रहना है। कई बार हो जाता है कि सेकंड ग्रेड कई कंटेस्टर से, प्रतिभागियों से सुनने को मिलता है कि सीटें कम हैं, लेकिन आपको तो एक ही सीट चाहिए। तो सीटें कम हैं, इन तथ्यों की ओर न ध्यान दें, आप बिल्कुल निरंतर रूप से जुड़े रहें और अपने तैयारी को आगे की ओर ले जाते रहें, कर्म करते रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।